सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी व्याकरण पाठ 15 वाक्यगत अशुद्धियाँ और अशुद्धि शोधन व वसंत पाठ 14 लोकगीत व वाक्य सार व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 15 वाक्यगत अशुद्धियाँ और वसंत पाठ 14 लोकगीत व वाक्य का सार पढ़ेंगे। तो बच्चों, पाठ को शुरू करते हुए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले वाक्यगत अशुद्धियाँ। जब कोई अन्य भाषा भाषी व्यक्ति किसी नई भाषा को सीखता है तो अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ करता है। अशुद्धियाँ होने का प्रमुख कारण है उस भाषा के नियमों की सही जानकारी न होना। उदाहरण के लिए अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा में पदक्रम संबंधी नियम इस प्रकार हैं। हिंदी वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आएगी। बच्चों, जब कोई अन्य भाषा भाषी कोई नई भाषा को सीखता है तो वो अनेक प्रकार की अशुद्धियां करता है और अशुद्धियां होने का प्रमुख कारण भाषा के नियमों की सही जानकारी न होना है। उदाहरण के लिए बच्चों, अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा में पदक्रम संबंधी नियम आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में पदक्रम संबंधी पहला नियम है कि पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया आती है। अब हम बात करेंगे इनसे संबंधित वाक्य। हिंदी भाषा से संबंधित नियम के अनुसार वाक्य: बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, जैसे कर्ता बच्चे, कर्म किताब और क्रिया पढ़ रहे हैं। नंबर 2 वाक्य: माँ खाना बना रही हैं। कर्ता माँ, कर्म खाना, क्रिया बना रही हैं। अंग्रेजी वाक्य में पहले कर्ता, फिर क्रिया और अंत में कर्म आएगा। तो वाक्य: चिल्ड्रन आर रीडिंग बुक्स। तो कर्ता चिल्ड्रन, क्रिया आर रीडिंग, कर्म बुक्स। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा में पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया आती है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में पहले कर्ता, फिर क्रिया और अंत में कर्म आता है। तो बच्चों, हिंदी के उदाहरण भी दिए हैं यहाँ और अंग्रेजी भाषा के भी पदक्रम संबंधी नियम। तो बच्चे किताब पढ़ रहे हैं में कर्ता है बच्चे, कर्म है किताब और क्रिया है पढ़ रहे हैं। और अंग्रेजी भाषा में देखिए, चिल्ड्रन आर रीडिंग बुक्स, तो सबसे पहले कर्ता आता है तो कर्ता चिल्ड्रन, फिर क्रिया आती है तो आर रीडिंग, फिर कर्म आता है तो बुक्स। तो बच्चों, अब यहाँ पर हम कुछ शुद्ध और अशुद्ध वाक्य देखेंगे। तो देखिए, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के नियम भी। अशुद्ध वाक्य: कलम यह किसकी है। शुद्ध वाक्य: यह किसकी कलम है। अशुद्ध वाक्य: वह आए
तोगा। शुद्ध वाक्य, वह तो आएगा। अशुद्ध वाक्य, हिंदी के महान उपन्यासकार प्रेमचंद थे। शुद्ध वाक्य, प्रेमचंद हिंदी के महान उपन्यासकार थे। अशुद्ध वाक्य, एक कहानी की किताब चाहिए। शुद्ध वाक्य, कहानी की एक किताब चाहिए। तो बच्चों, अभी मैंने आपको अंग्रेजी और हिंदी भाषा में पदक्रम संबंधी नियम बताए थे। उन्हीं नियमों से संबंधित यहाँ वाक्य हैं। तो कलम यह किसकी है में पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा यह किसकी कलम है। फिर है अशुद्ध वाक्य, वह आए तो गा। तो बच्चों इसका बनेगा वह आए तो गा। अशुद्ध वाक्य है वह आए तो गा, शुद्ध वाक्य होगा वह तो आएगा। फिर है हिंदी के महान उपन्यासकार प्रेमचंद थे, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों प्रेमचंद हिंदी के महान उपन्यासकार थे। तो बच्चों अब हम बात करते हैं अभ्यास कार्य के पहले प्रश्न की। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। नंबर 1, वह मुंबई से लौटकर वापस आ गई। शुद्ध, वह मुंबई से लौटकर आ गई। नंबर 2, मेले में बहुत लोगों की भीड़ थी। शुद्ध, मेले में बहुत भीड़ थी। नंबर 3, वह लोग अच्छे आदमी नहीं हैं। शुद्ध वाक्य, वे लोग अच्छे आदमी नहीं हैं। तो बच्चों वह मुंबई से लौटकर वापस आ गई। यहां पर लौटकर भी शब्द आ गया और वापस भी, तो बच्चों एक ही शब्द का प्रयोग होगा। वह मुंबई से लौटकर आ गई या वह मुंबई से वापस आ गई। मेले में बहुत लोगों की भीड़ थी। बच्चों यहां पर अंडरस्टूड है, भीड़ जब बताइए तो लोगों की बताइए। तो मेले में बहुत भीड़ थी। वह लोग अच्छे आदमी नहीं हैं, तो वह तो बेटा एक वचन और यहां पर क्रिया बहुवचन की हुई है, तो यहां पर वे लोग अच्छे आदमी नहीं हैं। तो बच्चों इस प्रकार आगे देखिए। हमने हमारा पाठ याद कर लिया है। शुद्ध वाक्य, हमने अपना पाठ याद कर लिया है। 5, तुम्हारे को शर्मा जी बुला रहे हैं। शुद्ध वाक्य, तुम्हें शर्मा जी बुला रहे हैं। नंबर 6, मुझे एक फूलों की माला चाहिए। शुद्ध वाक्य, मुझे फूलों की एक माला चाहिए। 7, जज ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। शुद्ध वाक्य, जज ने चोर को मृत्युदंड दिया। तो बच्चों हमने हमारा पाठ की जगह हो जाएगा हमने अपना पाठ याद कर लिया। तुम्हारे को शर्मा जी बुला रहे हैं, बेटा तुम्हारे को तो शब्द ही नहीं होता, तो इसलिए यहां पर आएगा तुम्हें शर्मा जी बुला रहे हैं। मुझे एक फूलों की माला चाहिए, फूलों भी बोल रहे हो और एक वचन लगा रहे हो एक इसके साथ, तो बच्चों मुझे फूलों की एक माला चाहिए।
जज ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। मृत्युदंड तो वैसे ही सजा है बेटा, तो इसलिए चोर ने मृत्युदंड दिया। जज ने चोर को मृत्युदंड दिया। आगे देखिए बच्चों, नंबर 8, शेर देखकर मेरा तो प्राण ही निकल गया। शेर को देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। नंबर 9, क्या एक गरम कप कॉफी मिल सकती है? शुद्ध वाक्य, क्या एक कप गरम कॉफी मिल सकती है? 10, वह उसकी बहन के साथ आएगा। शुद्ध वाक्य, वह अपनी बहन के साथ आएगा। तो बच्चों, शेर को देखकर मेरा तो प्राण ही निकल गया। उत्तर होगा शेर को देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए, क्योंकि प्राण बहुवचन शब्द होता है। क्या एक गरम कप कॉफी मिल सकती है? हमें कप थोड़ी गरम करना है, हमें तो कॉफी चाहिए गरम। तो क्या एक कप गरम कॉफी मिल सकती है? वह उसकी बहन के साथ आएगा, वह अपनी बहन के साथ आएगा। आगे देखिए वाक्य, वह कुत्ता घुमाने गया है। शुद्ध वाक्य, वह कुत्ते को घुमाने ले गया है। 12, पहले मैं नाश्ता की फिर तैयार हुई। बच्चों, शुद्ध वाक्य, पहले मैंने नाश्ता किया फिर तैयार हुई। नंबर 13 है, तेरे से क्या गलती हुई थी? शुद्ध वाक्य, तुझसे क्या गलती हुई थी? नंबर 14 है, लड़के ने पत्र लिखा। तो इसका शुद्ध वाक्य भी यही होगा, लड़के ने पत्र लिखा। तो बच्चों, यहां पर है कि वह कुत्ता घुमाने गया है, वह कुत्ते को घुमाने ले गया है। शुद्ध वाक्य होगा, पहले मैं नाश्ता की फिर तैयार हुई। शुद्ध वाक्य होगा, पहले मैंने नाश्ता किया फिर तैयार हुई। तेरे से क्या गलती हुई थी? बेटा, तेरे से कोई शब्द ही नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है यहाँ तुझसे क्या गलती हुई थी। लड़के ने पत्र लिखा, तो लड़के ने पत्र लिखा, ये शुद्ध वाक्य है। आगे देखिए बेटा, 15, यह तो मेरा पुस्तक है। शुद्ध वाक्य, यह तो मेरी पुस्तक है। नंबर 16 है, तुम्हारा थैला बहुत भारी है। शुद्ध वाक्य, तुम्हारा थैला बहुत भारी है। नंबर 17 है, इस जगह का नाम मेरे को नहीं मालूम। शुद्ध वाक्य, मुझे इस जगह का नाम नहीं मालूम। नंबर 18 है, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। शुद्ध वाक्य, मेरे घर आने की कृपा करें। तो बच्चों, यह तो मेरा पुस्तक है। पुस्तक बेटा स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर सर्वनाम भी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होगा। तो यह तो मेरी पुस्तक है। तुम्हारा थैला बहुत भारी है, ये शुद्ध वाक्य है। तो तुम्हारा थैला बहुत भारी है। इस जगह का नाम मेरे को मालूम नहीं, मेरे को शब्द नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया था तेरे को नहीं होता। उसी तरह मुझे इस जगह का नाम नहीं मालूम। कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। तो बच्चों, शुद्ध वाक्य होगा, कृपया दो बार थोड़ी प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। मेरे घर आने की कृपा करें।
आगे देखिए बच्चों, नंबर 19, तुम्हारा बोलना मेरे को पसंद नहीं। शुद्ध वाक्य, तुम्हारा बोलना मुझे पसंद नहीं। नंबर 20, कल तुमने क्या काम करा था। शुद्ध वाक्य, कल तुमने क्या काम किया था। 21, रोटी तो मिल गया पर सब्जी नहीं मिली। शुद्ध वाक्य, रोटी तो मिल गई पर सब्जी नहीं मिली। तो बच्चों, तुम्हारा बोलना मेरे को पसंद नहीं, तो इसकी जगह मुझे पसंद नहीं होगा, मेरे को की जगह। तो तुम्हारा बोलना मुझे पसंद नहीं। नंबर 20, कल तुमने क्या काम करा था। करा थोड़ी शब्द होता है, तो कल तुमने क्या काम किया था। अगला है, रोटी तो मिल गया पर सब्जी नहीं मिली। बच्चों, रोटी स्त्रीलिंग शब्द होगा यहाँ पर, तो रोटी तो मिल गई पर सब्जी नहीं मिली। तो ये था वाक्यगत अशुद्धियां पाठ 15। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 14 वाक्य का सार और पाठ 14 लोकगीत का सार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वाक्य। वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा, भाषा की वह इकाई जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, वाक्य कहलाती है। तो बच्चों, भाषा की वह इकाई जो हमारे मन के भाव और विचार को पूरी तरह से व्यक्त करती है, वह वाक्य कहलाती है। तो बच्चों, वाक्य के अब बात करते हैं वाक्य की परिभाषा के बाद पद की। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य की रचना तरह तरह के पदों से होती है तथा वाक्य में कम से कम एक क्रियापद का होना जरूरी है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। तो बच्चों, वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उनको हम पद कहते हैं, और वाक्य की रचना तरह तरह के पदों से, भिन्न प्रकार के पदों से होती है। और वाक्य में जब तक क्रियापद नहीं होता तो वह वाक्य नहीं कहलाता, क्योंकि हमें जब तक उसका अर्थ सही तरह से स्पष्ट नहीं होता तो वह वाक्य पूरी तरह से स्पष्ट होकर पता नहीं चलता। तो वाक्य के भी 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो अब हम बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो बच्चों, वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी खास तौर पे कर्ता के बारे में ही बात होती है। तो वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो सारा विधेय होता है। तो इस तरह से बच्चों, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। नंबर 1, बच्चा दौड़ रहा है। उद्देश्य, बच्चा, विधेय, दौड़ रहा है। नंबर 2, सोनिया गाना गा रही है। उद्देश्य, सोनिया, विधेय, गाना गा रही है। बच्चों, यहाँ 2 वाक्य हैं, एक है बच्चा दौड़ रहा है
और दूसरा वाक्य है सोनिया गाना गा रही है। तो बच्चा दौड़ रहा है, इसके बाद यहाँ पर बेटा बच्चे के बारे में बात हो रही है, तो बच्चा यहाँ पर उद्देश्य है। अब क्या बात हो रही है? दौड़ रहा है, तो ये विधेय है। तो उद्देश्य है बच्चा और दौड़ रहा है विधेय। सोनिया गाना गा रही है, उद्देश्य यहाँ पर सोनिया है और क्या बात हो रही है? यहाँ पर गाना गा रही है, तो ये विधेय है। तो बच्चों आगे देखिए, वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं, सरल वाक्य तथा जटिल वाक्य। एक क्रियापद वाले वाक्यों को सरल वाक्य तथा एक से अधिक क्रियापद वाले वाक्यों को जटिल वाक्य कहा जाता है। तो बच्चों वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं, एक सरल वाक्य, दूसरा जटिल वाक्य। एक क्रियापद वाले वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं और एक से अधिक क्रियापद वाले वाक्यों को जटिल वाक्य कहते हैं। तो उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण, मैं तो पत्र लिख लिख कर थक गया, सरल वाक्य। नंबर 2, आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, जटिल वाक्य। नंबर 3, मैंने उसे खाने के लिए बुलाया है, सरल वाक्य। नंबर 4, मैं भी खेलूंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा, जटिल वाक्य। तो बच्चों यहां पर उदाहरण दिए हैं सरल वाक्य और जटिल वाक्य के। मैं तो पत्र लिख लिख कर थक गया, ये सरल वाक्य है। आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, यहाँ पर दो क्रियापद हैं, क्योंकि चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, लेंगे दो बार है, तो जटिल वाक्य। मैंने उसे खाने के लिए बुलाया है, बुलाया है एक क्रियापद है, तो ये सरल वाक्य है। अब देखिए आगे, मैं भी खेलूंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा, खेलूंगा और खिलाऊंगा, यहाँ दो क्रियापद हैं, तो इसलिए यह है जटिल वाक्य। तो बच्चों अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। नंबर 1, कथनात्मक। नंबर 2, निषेधात्मक। नंबर 3, आज्ञार्थक। नंबर 4, प्रश्नवाचक। नंबर 5, विस्मयादि बोधक। इस तरह से बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 5 हैं, कथनात्मक, निषेधात्मक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक। तो अब हम बात करते हैं लोकगीत पाठ 14 सार। वसंत पाठ 14 लोकगीत सार। पाठ का सार। इस पाठ में लेखक ने लोक गीतों के प्रकार और उनके महत्व के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि लोक गीत सीधे जनता के संगीत हैं। ये विशेष अवसरों और त्योहारों पर गाए जाते हैं। इनको रचने वाले और गाने वाले अधिकतर ग्रामीण
होते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने लोकगीतों के प्रकार और महत्व के बारे में बताया है। ये सीधे जनता के संगीत हैं, जैसा कि मैंने बताया था। ये आम बोलचाल की भाषा में गाए जाते हैं। ये ज्यादातर स्त्रियों के द्वारा रचे जाते हैं। इनके लिए खास वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती, अधिक इनके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, और ज्यादातर इन्हें ग्रामीण लोग ही गाते हैं। इनका सीधा संबंध गांवों और देहातों से होता है। ये सीधे दिल को छू लेते हैं। लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में ही गाए जाते हैं। इनकी सफलता का कारण इनकी भाषा ही है। बच्चों, लोकगीत सीधे दिल को छूते हैं क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा के होते हैं। इनमें कोई कल्पना नहीं होती, ग्रामीण जीवन से संबंधित होते हैं। जैसा रहन सहन और खान पान होता है उसी से संबंधित होते हैं। तो ये सीधे दिल को छू लेते हैं। ये गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इनकी सफलता का मूल कारण इनकी भाषा ही है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, लोकगीत पाठ के लेखक कौन हैं? उत्तर, भगवत शरण उपाध्याय। प्रश्न 2, लोकगीतों की भाषा कैसी है? उत्तर, आम बोलचाल की भाषा। प्रश्न 3, लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस मायने में भिन्न है? उत्तर, लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण लोकगीत शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय और इनकी भाषा है आम बोलचाल की भाषा। तो लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस प्रकार भिन्न है? अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण। आगे देखिए प्रश्न, लोकगीतों की रचना में किसका विशेष योगदान है? उत्तर, स्त्रियों का। प्रश्न, लोकगीतों की क्या विशेषता है? उत्तर, लोकगीत सीधे जनता के गीत हैं। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर साधारण ढोलक और झांझ आदि की सहायता से गाए जाते हैं। तो बच्चों, लोकगीत किसका योगदान है? सबसे ज्यादा स्त्रियों का। इसकी विशेषता क्या है? ये सीधे जनता के संगीत हैं। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर साधारण ढोलक और झांझ आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो आगे देखिए प्रश्न, लोकगीत किससे जुड़े हैं? उत्तर, लोकगीत सीधे आम जनता से जुड़े हैं। ये गांव, घर, नगर की जनता के गीत हैं। प्रश्न, वास्तविक लोकगीतों का संबंध कहां से है? उत्तर, वास्तविक लोकगीतों का संबंध देश के गांवों और देहातों से है। बच्चों, लोकगीत सीधे आम जनता से जुड़े हुए होते हैं। ये गांव, घर और नगर की जनता के गीत हैं। वास्तविक लोकगीतों का संबंध बच्चों देश के गांवों और देहातों से होता है। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं आगे प्रश्न।
प्रश्न, लोकगीत गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? उत्तर, स्त्रियां प्राय ढोलक की मदद से लोकगीत गाती हैं। प्रश्न, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन से हैं? उत्तर, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत, नदी में नहाते समय के गीत, विवाह और जन्म के समय गाए जाने वाले गीत हैं। तो बच्चों, लोकगीत गाते समय स्त्रियां प्राय ढोलक की मदद लेती हैं और हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत त्योहारों पर गाए जाने वाले, नदियों में नहाते समय गाए जाने वाले गीत और विवाह और जन्म के समय गाए जाने वाले गीत हैं। तो बच्चों, ये थे पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न। अब हम बात करेंगे गृह कार्य की। गृह कार्य, हिंदी व्याकरण पाठ 15 पेज 111 का अभ्यास कार्य पुस्तक में करो व वसंत पाठ 14 के प्रश्नोत्तर याद करो। धन्यवाद बच्चों। यह है गृह कार्य आपका। आपको गृह कार्य करके मेरी मेल आईडी पर सेंड करना है। धन्यवाद बच्चों।